इजिप्शियन स्ट्रक्चर्स और कल्चर हमेशा से ही दिलचस्प और अनेकों खोजकर्ताओं के लिए एक बड़ी खोज का विषय बना रहा है। क्या मरने के बाद जिंदगी होती है? इसका जवाब तो शायद ही कोई दे सके, मगर मिस्र वासियों की एक बड़ी खास इच्छा थी, जो थी हमेशा जिंदा रहने की। जी हाँ दोस्तों, मिस्रवासी मानते थे कि मरने के बाद फिर से नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जिसे वो आफ्टर लाइफ कहते थे। एंशिएंट इजिप्ट में मरने के बाद लोगों को मम्मी बनाकर दफना देने की परंपरा थी। करीब 70 मिलियन से ज्यादा इंसानों और जानवरों की मम्मीज उस वक्त बनाई गई थी, जो आज भी दुनिया में कहीं न कहीं मिल ही जाती है। दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली द स्पिरिट केव की मम्मी है, जो कि करीब 9400 साल पुरानी है। एंशिएंट इजिप्ट में ममीफिकेशन एक लंबी, जटिल और महंगी प्रोसेस थी, इसीलिए हर परिवार जितना एफोर्ड कर सकता था उसी के हिसाब से ममीफिकेशन की प्रोसेस को अपनाता था। गरीब परिवार अक्सर सिर्फ एक वीक के अंदर ही इस प्रोसेस को पूरा कर देते थे, जबकि रईस या फेरो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 70 दिनों तक का वक्त लेते थे। सबसे पहले मिस्रवासियों को प्राकृतिक तौर पर जमीन में या रेगिस्तान में दफनाने की परंपरा थी, मगर कुछ बॉडीज रेती में अच्छे से दब नहीं पाती थी, जिससे बॉडी बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाती और बॉडी डिकम्पोज होने लगती थी। इसीलिए उन्होंने आगे जाकर मरे हुए लोगों को इम्बाल्म और ममीफाइड करना सीखा। इस आर्ट को सीखने में उन्हें सैकड़ों सालों की प्रैक्टिस लगी। ममीफिकेशन के इस पूरे रिचुअल्स को करने वाले प्रीस्ट को इम्बाल्मर कहा जाता था। उन इम्बाल्मर्स को बरियल रिचुअल्स, रैपिंग और शरीर के सभी अंगों का काफी अच्छे से नॉलेज होता था, इसीलिए उसके द्वारा बनाई गई ममीज हजारों सालों तक ऐसे ही सुरक्षित रही। मरने वाला इंसान अगर रईस या फेरो होता तो उसके साथ बड़े खजाने को भी दफनाया जाता, जिसका उपयोग वो आफ्टर लाइफ में कर सकता था। मगर ममीज और उसके साथ रखे खजाने की चोरी होना बड़ी आम सी बात बन गई, जिसको कम करने के लिए फेरो ने अपने जीते जी टॉम को बड़ा और मजबूत बनाने का फैसला किया और आगे जाके उन बड़े इजिप्शियन पिरामिड्स का आविष्कार हुआ, जिसको बनाने में कई सैकड़ों वर्कर्स को कई साल लगे। गीजा के पिरामिड्स उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आज उन जैसे ढेर सारे पिरामिड्स में अनेकों ममीज और उसके पीछे कई सारे रहस्य छुपे हैं, जिसकी खोज आज भी जारी है। आखिरकार एक मम्मी को बनाया कैसे जाता है और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई, जानेंगे आज के इस वीडियो प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन में। मम्मी शब्द अरेबिक शब्द ममिया से लिया गया है, जिसका मतलब टार या बिट्यूमेन होता है। ये नाम उसके काले रंग की वजह से पड़ा। ममीज को नमक जैसे दिखने वाले सब्सटेंस नेट्रॉन से सुखाया जाता था। सूखने के बाद उसे डार्क रेजिन से कलर किया जाता, जिससे बॉडी का कलर डार्क दिखाई देता, इसीलिए इसका नाम मम्मी रखा गया। मृत व्यक्ति या मृत जानवर को अर्लीस्ट एंशिएंट इजिप्ट में रेगिस्तान में एक बड़ा गड्ढा करके दफना दिया जाता। रेगिस्तान की सूखी और गर्म रेत बॉडी को जल्द ही डिहाइड्रेट कर देती, जिससे जल्द ही नेचुरल मम्मीज क्रिएट हो जाती। मगर रेगिस्तान में जंगली जानवरों के हमलों से बॉडी को बचाने के लिए मिस्र वासियों ने आगे जाकर कॉफिन का इस्तेमाल किया, मगर इसमें भी बॉडी जल्द ही डिकम्पोज्ड हो जाती। इसीलिए सैकड़ों सालों बाद मिस्र वासियों ने नए तरीके को इजाद किया, जिसे आज हम ममीफिकेशन के नाम से जानते हैं। Announcement of death. एक मैसेंजर स्थानीय लोगों को गांव में हुई डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता और मरने वाले का पूरा परिवार आगे ममीफिकेशन की तैयारी में जुट जाता। इम्बाल्मर्स इस पूरे रिचुअल्स को करने बॉडी को एक स्पेशल टेंट, जिसे इबू या प्लेस ऑफ प्यूरिफिकेशन कहते थे, उसमें ले जाते और इम्बाल्मिंग की शुरुआत करते। सबसे पहले इम्बाल्मर शरीर को पाम वाइन से साफ करते और बाद में नाइल नदी के पानी से बॉडी को नहलाया जाता, ताकि उसका शरीर ममीफिकेशन के लिए पवित्र हो पाए। Brain and organ removal. इस प्रक्रिया में सबसे पहले उन सभी अंगों को हटा दिया जाता जो जल्द ही डिकम्पोज्ड हो सकते थे। इजिप्शियन मानते थे कि दिमाग का कोई खास उपयोग नहीं है जीवन में, इसीलिए वो नाक के भाग से एक लंबे हुक को मस्तिष्क में डालते और केयरफुली दिमाग को बाहर निकालकर पानी में डिसॉल्व कर देते। इसके बाद इम्बाल्मर्स पेट की दाहिनी ओर एक बड़े से कट को लगाकर अंदर के ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स और लंग्स को निकालकर उसे लिनन के कपड़ों में सुखाने के लिए रख देते। सूखने के बाद उसे छोटे दिखने वाले कॉफिन यानी कि कैनोपिक जार में बंद कर देते। लोशंस, पाम ऑयल और प्रिजर्विंग फ्लूइड से बॉडी को अंदर से साफ किया जाता और बॉडी को अगली रिचुअल्स के लिए तैयार करते। Canopic jars. कैनोपिक जार में ऊपर की ओर लगे सर होरस के 4 पुत्रों को रिप्रेजेंट करता है। हपी जो कि लंग्स की रक्षा करता था, जो कि एक बबून का सर है।
डुआम्यूटेफ ने पेट की रक्षा की, जो कि जेकाल का सर है। क्वेबे सेन्यूएफ ने आंतों की देखभाल की, जो कि ईगल का सर है। और इमसेट ने लीवर को महफूज रखा, जो कि ह्यूमन हेड है। Dehydration with Natron. डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया मम्मी बनाने के लिए सबसे खास प्रक्रिया थी। इसमें बॉडी को एक झुके हुए स्लेब पर रखा जाता और नेट्रॉन को लिनन के कपड़ों में छोटे छोटे बंडल बनाकर बॉडी के अंदर रख दिया जाता, ताकि बॉडी अंदर से भी डिहाइड्रेट हो जाए। नेट्रॉन एक ऐसा पदार्थ था जो बॉडी में से सारे पानी को सोख लेता था, इसीलिए बाहर से भी पूरे शरीर को नेट्रॉन से कवर कर दिया जाता और बॉडी को 40 दिनों तक सूखने के लिए बाहर छोड़ दिया जाता। 40 दिनों बाद नेट्रॉन को रिमूव कर शरीर को ऑयल, जड़ी बूटी और रेजिन से साफ कर आगे की रस्म के लिए भेज दिया जाता। Stuffing, makeup and paint. बॉडी अपना ज्यादातर तरल खोने की वजह से एकदम सिकुड़ जाती थी, इसीलिए बॉडी के शेप को बनाए रखने के लिए भूसे और रेजिन के कपड़े को बॉडी के अंदर रखा जाता था। मम्मी को सोने के आभूषणों और कीमती रत्नों से सजाया जाता था। बॉडी का मेकअप कर उसे एक विग भी पहनाई जाती। सरकोफेगस पर अंदर और बाहर से देवी देवताओं के चित्रों और जादुई मंत्रों को लिखा जाता, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। उसकी अगली जिंदगी कैसी होगी ये दिखाने के लिए दीवारों पर डांसर्स, म्यूजिशियंस और सर्वेंट्स को एंटरटेन करते दिखाया जाता और इजिप्शियन देवी देवताओं को अपनी दुनिया में उसका स्वागत करते दिखाया जाता। Wrapping the body. इम्बाल्मर्स केयरफुली लिनन की पट्टियों को बॉडी पर लपेटते थे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 दिन का वक्त लगता था। सबसे पहले सर और गर्दन को लपेटा जाता, उसके बाद फिंगर्स, टोस, आर्म्स और लेग्स को इंडिविजुअली लपेटा जाता। शरीर को लपेटते वक्त बीच में तावीजों को रखा जाता, जो कि इस पूरी जर्नी में उसकी रक्षा करता था। हाथों को पैरों के साथ बांधकर उसके बीच द बुक ऑफ द डेड के करीब 200 मंत्र लिखे हुए पेपिरस को स्क्रॉल करके बांध देते, जो उसे आगे की जर्नी में हमेशा के लिए स्थायी जीवन खोजने में हेल्प करते। बंधे हुए सर के साथ एक चित्र या फ्यूनरल मास्क को बांध देते, जिससे अगर मम्मी के साथ कुछ हो तो उसे कभी भी पहचाना जा सके। अब पूरी बॉडी को कफन में लपेटकर रेजिन का अंतिम कोट दिया जाता। आखिर में मंत्र और प्रार्थनाओं के साथ मम्मी बनाने की इस प्रोसेस को कंप्लीट कर उसे कॉफिन या कॉफिन की एक सीरीज में बंद कर दिया जाता। Opening of the mouth ceremony. इस सेरेमनी को दफनाने के जस्ट पहले किया जाता था। इसमें मुंह को सच में नहीं खोला जाता, बल्कि प्रीस्ट कॉफिन के फेस के कई हिस्सों को खास उपकरणों से स्पर्श करते। इजिप्शियंस मानते थे कि मम्मी रात को जागती है और खाना पीना, नहाना आदि काम कर फिर से गहरी नींद में सो जाती है, ताकि वो सांस, देख और सुन बोल सके। इसीलिए वो दिन में ही टॉम्ब के अंदर जाते और मम्मी के लिए जरूरी सामान को छोड़ाते थे। Buried rituals. अब मम्मी अपने लास्ट रिचुअल्स की ओर बढ़ती है। आखिरकार मम्मी के ताबूत को दफना दिया जाता है और कैनोपिक जार्स को भी उसी के नजदीक दफन कर दिया जाता है। साथ में ज्वेलरी, गेम्स, फर्नीचर, फूड, क्लॉथिंग, कॉस्मेटिक्स और कभी कभी तो बोट्स को भी दफनाया जाता था, ताकि आगे के जीवन में वो सब उसके काम आ सके। छोटे मॉडल वर्कर्स, जिन्हें सबिट्स कहा जाता है, माना जाता था कि आफ्टर लाइफ ये सबिट्स उनके लिए हर क्षेत्र में काम करेंगे, इसीलिए उन्हें भी साथ में दफना दिया जाता था। अब कब्र को पत्थर के स्लैब से सील कर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। Weighing of the heart. अब बारी थी उस दिल की जिसको शरीर में ही छोड़ दिया गया था। इजिप्शियंस मानते थे कि दिल शरीर का सबसे अहम हिस्सा है और टॉम को बंद करने के बाद वेनिंग ऑफ द हार्ट की सेरेमनी देवी देवता खुद करते हैं, जिसमें देवी मेट तराजू में एक ओर दिल और दूसरी ओर एक पंख को रखती, जिसे फेदर ऑफ ट्रुथ कहते थे। अगर दिल पंख से हल्का हुआ तो उसे आफ्टर लाइफ में भेज दिया जाता, और अगर इंसान ने कोई बुरे काम किए और दिल का वजन पंख से जरा भी भारी हुआ तो देवता अनुबिस आखिरी फैसला करते और मरने वाले की आत्मा को राक्षस अमुत के हवाले कर देते, जो उसे खा जाता। अब मम्मी अपनी नई जिंदगी की नई राह पर चल पड़ी थी। कुछ इस तरह एक पूरे रिचुअल्स के साथ मम्मी को बनाया और दफनाया जाता था। ये थी पूरी कहानी इजिप्शियन मम्मीज की। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखें। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history.
yeah.